हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम्स चैनल क्लास 9th इंग्लिश। तो लास्ट टाइम हमने द साउंड ऑफ म्यूजिक में दो स्टोरीज पढ़ी थी। एक थी एवलिन ग्लेनी के बारे में जो सुन नहीं सकती थी, और दूसरी थी बिस्मिल्लाह खान के बारे में जिन्होंने शहनाई इंट्रोड्यूस की थी हम इंडिया में। तो ये दोनों कहानियाँ हमने पढ़ी थी और आज हम इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। तो अब ये जो MCQs है इनमें से 4 से 5 MCQs तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए ये जो वीडियो है ये आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये जो वीडियो है, ये जो MCQs है, क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें लाइटली मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िएगा। अब हम इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, बिकॉज फिर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो देखते वक्त तो आप उसे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उनका रिप्लाई करूँ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 1 है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कि जो एक पैसेज है उसको आपको पढ़ना है और फिर आपको उससे रिलेटेड आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. तो अब ये जो पैसेज है ये इस बारे में है कि एवलिन ग्लेनी जो है उसका जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, और उनकी मदर को याद है इजाबेल ग्लेनी को कि एक बार जब वो पियानो प्ले करने के लिए वेट करी थी तब उनका नाम लिया गया पर उन्होंने नहीं सुना और वो इसलिए नहीं उठी अपनी जगह से। तब उन्होंने नोटिस किया मदर ने उनकी कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर लेकिन जो एवलिन है उसने काफ़ी टाइम तक अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से ये बात छुपाई कि वो धीरे धीरे करके उनकी सुनने की शक्ति कम होती जा रही है। बट जब तक वो 11 ईयर्स की हुई तो उनके जो मार्क्स थे वो कम होने लगे एग्जाम्स में। तो जो उनकी प्रिंसिपल है उन्होंने उन्हें एडवाइस दिया उसके पेरेंट्स को कि आप एक स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए इसे। स्पेशलिस्ट के पास जब वो गए तो उन्हें पता चला कि नर्व डैमेज की वजह से एवलिन की जो सुनने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो उसे सलाह दी गई कि वो हेयरिंग एड्स ले ले और एक ऐसे स्कूल में चली जाए जहाँ पे डेफ लोग हैं, यानी कि जहाँ पे वही लोग पढ़ते हैं जिनकी सुनने की शक्ति कम हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है। और तब एवलिन ने कहा एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, कि ऐसा लग रहा था कि मेरे में कोई होप रह ही नहीं गई थी मेरी लाइफ में। इससे रिलेटेड आपको पहला क्वेश्चन जो आंसर करना है वो है, Why did Evelyn's headmistress advise her parents to consult a specialist? कि एवलिन की जो प्रिंसिपल है उसने क्यों एडवाइस किया उसके पेरेंट्स को एवलिन के कि वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं? उसकी वॉइस प्रॉब्लम की वजह से, हेयरिंग प्रॉब्लम की वजह से, आई साइट प्रॉब्लम की वजह से, या नन ऑफ दीज? हमें पता है ये पूरी स्टोरी ही एवलिन की हेयरिंग प्रॉब्लम के ऊपर है कि वो सुन नहीं सकती थी पर तब भी वो इतनी अच्छी एक मल्टी परकशनिस्ट थी। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। किसी और आंसर की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि कोई और आंसर हो ही नहीं सकता है इसका। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was dashed to play the piano. इसमें आपको fill in the blanks करना है। 8-year-old Evelyn was wait to play the piano, waiting to play the piano, waited to play the piano या watching to play the piano. ग्रामेटिकली अगर हम नोटिस करें तो इसका आंसर एक ही हो सकता है और वो है बी, शी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। वो पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी जब वो 8 साल की थी। क्वेश्चन 3, हाउ ओल्ड वॉज शी व्हेन इट वॉज फाउंड दैट शी वॉज डेफ? कि एवलिन कितने साल की थी जब ये पता चला, जब पहली बार ये पता चला कि वो नहीं सुन सकती है? 9 साल की, 8, 7 या 6? अब क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। जब पहली बार पता चला तो वो कितने साल की थी? वो 8 साल की थी। तो वो पियानो प्ले कर रही थी तब पता चला उसकी मदर को कि कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन 4, व्हेन वाज अ डेफनेस कंफर्म्ड? कि उसकी डेफनेस लेकिन जो उसकी सुनने की शक्ति नहीं है ये कंफर्म कब हुआ था? 6 साल की एज में, 8 साल की एज में, 11 साल की एज में या 13 साल की एज में? पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में था पहली बार कब पता चला, इस क्वेश्चन में है कि ये कंफर्म कब हुआ, ये प्रूव कब हुआ कि एक्चुअली में वो सुन नहीं सकती है। इसलिए इसका आंसर है 11 ईयर्स की एज में। 11 ईयर्स की एज में उसे स्पेशलिस्ट के पास भेजा गया, हेडमिस्ट्रेस ने सलाह दी कि लेके जाइए स्पेशलिस्ट के पास, और तब पता चला कि वो
नहीं सुन सकती, ये तब कंफर्म हो गया था। ओके, क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वर्ड और फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू हाइड। ऐसा कौन सा वर्ड है इस पैसेज में जो आपने अभी पढ़ा था जिसका मतलब होता है टू हाइड यानी कि छुपना। अर्ज्ड, डिटेरिएटेड, कंसील या नन ऑफ द अबव। अब चैप्टर पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको ये बताया था कि कंसील का मतलब होता है छुपना या फिर टू हाइड। एवलिन ने अपने फ्रेंड से कंसील किया था कि वो धीरे धीरे डेफ हो रही है, सुन नहीं सकती है, तो इसलिए इसका मतलब है उसने अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से ये बात छुपाई थी। क्वेश्चन 2 है, बिस्मिल्लाह खान वाज कॉल्ड। बिस्मिल्लाह खान को क्या बुलाया जाता था? क्वेश्चन 2 अब पैसेज से रिलेटेड नहीं है। बिस्मिल्लाह खान को खान साहब बुलाया जाता था, बिस्मिल्लाह साहब, किंग साहब या उस्ताद साहब। अब हमें पता है एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको ये पता है कि बिस्मिल्लाह खान को प्यार से खान साहब बुलाया जाता था। क्वेश्चन 3, विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंडिया का सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो है, पुरस्कार, वो क्या है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। अब अगेन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट नहीं लाना है, इसका आंसर है भारत रत्न। ये जो 3 अवार्ड्स हैं ये भी बिस्मिल्लाह खान को मिले थे, लेकिन जहां पर बात आती है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की तो वो है भारत रत्न। क्वेश्चन 4 है, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम में सिचुएटेड इन। ये जो तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम है ये कहाँ पर बनाया गया है? मॉन्ट्रियल, ओसाका, तेहरान या बहरीन में? ये बनाया गया है तेहरान में। तेहरान में उनके गाने से प्रभावित होकर उनके नाम पर, बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक ऑडिटोरियम बनाया गया जिसका नाम था तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन 5 है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन। कि ये कुछ गाने हैं, इनमें से कौन सा गाना है जो बिस्मिल्लाह खान ने गाया है? दिल का खिलौना है टूट गया, मेरे खुदा मुझको ना भुलाना, मैं तेरे दर तो आया नून, ये दिल का तराना है। पूरी स्टोरी में हमने एक ही गाने की बात की है जो कि बिस्मिल्लाह खान ने गाया था एक मूवी के लिए, और वो है दिल का खिलौना है टूट गया। तो इसलिए बाकी गाने आप अपने हिसाब से तुक्का मत मारेगा, क्योंकि ये अच्छे से मेंशन्ड है स्टोरी में कि ये वो एक गाना है जो बिस्मिल्लाह खान ने गाया था। क्वेश्चन 6, ऑन August 15, 1947, which राग was played by बिस्मिल्लाह खान from the रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया के आज़ाद होने पर अगस्त 15, 1947 में कौन सा राग बजाया था? राग मल्हार, राग दीपक, राग काफी या राग मेघ? अगेन अगर आपको स्टोरी याद हो तो हमने एक ही राग के बारे में बात की है और वो है राग काफी। राग काफी उन्होंने रेड फोर्ट में गाया था इंडिया के आज़ाद होने पर, जिसमें ऑडियंस में जवाहरलाल नेहरू भी थे। क्वेश्चन 7 है, हु वॉज अली बख्श। अली बख्श कौन थे? बिस्मिल्लाह के फादर, बिस्मिल्लाह के ग्रैंडफादर, पैटर्नल अंकल या मैटर्नल अंकल? मामा थे या फिर चाचा थे? पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा, मैटर्नल अंकल यानी कि मामा, ठीक है, या फिर पिता या फिर ग्रैंडफादर। अब हमें पता है क्योंकि बात हमेशा मैटर्नल अंकल की ही की गई है इस पूरी कहानी में बिस्मिल्लाह के, तो इसीलिए उनके मैटर्नल अंकल का नाम था अली बख्श, जिनको उन्होंने शहनाई बजाते हुए सुना और वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हो गए थे। क्वेश्चन 8 है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू सिंग भोजपुरी थलटट। तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो हर दिन भोजपुरी थलटट गाने कहाँ जाते थे, जो कि जिसका नाम चाइता था। चाइता जो एक भोजपुरी थलटट था, उसको गाने के लिए बिस्मिल्लाह खान कहाँ जाते थे? बिहार जी टेम्पल, जामा मस्जिद, रमपूर्वा टेम्पल या दुर्गा टेम्पल? अगेन वो बिहार जी टेम्पल जाते थे, क्योंकि हमने ये स्टोरी में पढ़ा है स्टोरी में, और इन तीनों टेम्पल में से किसी का भी नहीं जिक्र किया गया है, इसलिए अगेन आपको डाउट नहीं करना है। अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको आंसर ज़रूर आता होगा। क्वेश्चन 9 है, व्हाट वाज रॉन फोर्ब्स एडवाइस टू एवलिन। रॉन फोर्ब्स ने एवलिन को क्या एडवाइस दी थी? कि वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करे, हेयरिंग एड्स पहने, या म्यूज़िक को अपने कानों की जगह अपने बाकी के बॉडी के जो अंग है उससे सुने, या डेफ स्कूल जाने के लिए? तो रॉन फोर्ब्स ने एक ही बात कही थी एवलिन को, वो था कि वो सिर्फ अपने कानों से ना सुने संगीत को, वो अपने बॉडी पार्ट्स में महसूस करे उसको, और एवलिन ने एग्जैक्टली वही किया था। क्वेश्चन 10 है,
व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर परकशनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन? आप देख सकते हैं एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं वो, जिसका शायद आपको याद भी नहीं होगा पर आपको याद रखना पड़ेगा। मास्टर परकशनिस्ट कौन था वो जिसने एवलिन की तारीफ की थी? जेम्स ब्राउन, जेम्स ब्लेड्स, जेम्स हॉर्न या जेम्स वुडसन? चारों का नाम जेम्स है, बस सरनेम चेंज है। तो आपको फोकस करना होगा कि इसका आंसर है बी, जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड्स ने एवलिन की तारीफ की थी और वो एक मास्टर परकशनिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि भगवान ने सुनने की शक्ति तो छीन ली है एवलिन से, लेकिन उन्होंने कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसको दिया है। क्वेश्चन 11 है, बिस्मिल्लाह खान टुक पार्ट इन, बिस्मिल्लाह खान ने किस चीज़ में हिस्सा लिया था? द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, कान्स आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर या ऑल ऑफ दीज? तो उन्होंने इन सभी जो इवेंट्स हैं उसमें पार्ट लिया था, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। वो इन तीनों जगह पर उन्होंने पार्ट लिया था। क्वेश्चन 12 है, हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी? शहनाई जो है वो पुंगी से अलग कैसे है? शहनाई की बेटर साउंड है, शहनाई ज़्यादा सुंदर है, वो लकड़ी से बनी हुई है, या ये सारे ऑप्शंस? नाउ इसका आंसर है ए, शहनाई की अच्छी साउंड है। शहनाई खूबसूरत है, ये हमने नहीं पढ़ा अभी तक। शहनाई लकड़ी से बनी है, ये सही है, लेकिन हमने ये भी नहीं पढ़ा ना कि पुंगी किस चीज़ से बनी है। तो इसीलिए जिस चीज़ के बारे में आपको पता है, आप एकदम कंफर्म, आपको श्योर पता है कि यही आंसर है, तो उसी पे ट्रस्ट कीजिएगा। शहनाई की बेटर साउंड है, इसलिए वो पुंगी से डिफरेंट है। पुंगी की बहुत ही बुरी आवाज़ थी, साउंड थी, शहनाई की बहुत ही ज़्यादा सुंदर आवाज़ थी। क्वेश्चन 13 है, हु डिड पुंगी बिकम अ कॉमन नेम फॉर? पुंगी जो है वो किसका बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम बन गया था? स्ट्रीट म्यूजिशियन, कैकोफोनिक प्लेयर्स, स्ट्रीट वेंडर्स या ऑल ऑफ दीज? तो पुंगी जो है वो कैकोफोनिक प्लेयर्स जो थे, यानी कि जिन्हें नॉइज मेकर्स कहा जाता था, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा भी है, नॉइज मेकर्स जिन्हें कहा जाता था उनको कॉमनली पुंगी कहा जाता था, यानी कि कैकोफोनिक प्लेयर्स, यानी कि वो लोग जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा तेज और गंदी आवाज़ है। क्वेश्चन 14 है, व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न? बिस्मिल्लाह खान को जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है वो कब मिला था, भारत रत्न? 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2010 में? नाउ अगेन हमें एक ही अवार्ड है जिसका हमें ईयर बताया गया है, और वो है 2001 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था, है ना। और किसी भी अवार्ड के लिए हमें कोई ईयर नहीं बताया गया है स्टोरी में, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फिर आपको। क्वेश्चन 15, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अगेन एक पैसेज है, आपको पढ़ के आंसर्स देने होंगे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. 14 साल की एज में बिस्मिल्लाह खान जो है वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस गए। वहाँ पर उनके ख़त्म होने के बाद गाने के उस्ताद फयाज खान आए और उन्होंने उसको पैट किया, उनकी पीठ पे थपथपाया और कहा कि मेहनत करो और तुम ऊंचाइयों को हासिल कर लोगे। फिर लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो जो है वो शुरू हुआ, जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को सबसे बड़ा मौका मिला, और उसके बाद ही उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो शहनाई बजाने की आवाज़ है वो रेडियो में सुनाई देने लगी लोगों को। अब इससे रिलेटेड इस पैसेज में और भी है। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his shehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave him his famous Tryst with Destiny speech. तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली 15th August 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंडियन थे जिन्होंने अपनी शहनाई से ग्रीट किया था इस आज़ाद इंडिया को, और उन्होंने रेड फोर्ट में राग काफ़ी गाया था ऑडियंस के सामने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहुत ही फेमस जो उनका भाषण है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वो भी दिया था। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच राग डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले फ्रॉम रेड फोर्ट? बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट में कौन सा राग जो है वो प्ले किया था? राग असावरी, कल्याण, काफी या पूर्वी?
हमने एक ही राग पढ़ा है पूरी स्टोरी में, विच इज़ राग काफ़ी बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट में बजाया था। बाकी 3 राग को हम जानते भी नहीं है, तो हमें मतलब भी नहीं होना चाहिए फिर उनसे। सेकंड क्वेश्चन है, हु सेड टू बिस्मिल्लाह खान वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। किसने कहा था बिस्मिल्लाह खान से कि मेहनत करो और तुम ऊंचाइयां हासिल कर लोगे? उस्ताद फयाज खान, बड़े खान, गुलाम नबी या कोई भी नहीं इनमें से? तो अभी हमने पढ़ा पैसेज में कि उस्ताद फयाज खान ने ऐसा बिस्मिल्लाह खान से कहा था। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज ऑपोजिट टू एक्सक्लूडेड। ऑपोजिट, एक्सक्लूडेड वर्ड का जो ऑपोजिट है आपको वो ढूंढना है पैसेज से। ग्रीट, इंक्लूडेड, पोर्ड या नन ऑफ द अबव। तो वेरी इजी, इसका आंसर है बी, यानी कि इंक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है किसी चीज से अलग करना, इंक्लूडेड यानी कि किसी चीज का हिस्सा बनाना। तो इसलिए एक्सक्लूडेड का जो ऑपोजिट है वो होगा इंक्लूडेड। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स गैदरिंग ऑफ पर्सन्स फॉर द पर्पस ऑफ हेयरिंग अ स्पीकर। पैसेज में एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना इस उद्देश्य से कि उन्हें एक इंसान को भाषण देते हुए सुनना है। तो इसका जो वर्ड है वो है स्पीच, पोर्ड, ऑडियंस या कोई भी नहीं इनमें से। वेरी वेरी इजी, आई नो आपको इसका आंसर पता है। इसका आंसर है ऑडियंस। ऑडियंस वो लोग होते हैं जो गैदर होते हैं, जो एक झुंड में आते हैं इस उद्देश्य से कि उन्हें किसी को बोलते हुए सुनना है। 16th क्वेश्चन, यह एक और पैसेज आपके सामने है। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. अब यहाँ पे वापस से एवलिन ग्लेनी की स्टोरी आई है कि जहाँ तक म्यूजिक की बात है, जब म्यूजिक है उनके पूरे शरीर में वो बहता है और वो उनकी स्किन को, उनके चीक बोन्स को और उनके बालों को कहीं ना कहीं टिंगल करता है, यानी कि वाइब्रेशन वो महसूस कर सकती हैं। जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो स्टिक से फिंगर टिप्स तक वो साउंड ट्रैवल होते हुए फील कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। और ड्रम्स प्ले करते वक्त जब वो हल्का सा आगे झुकती हैं तो वो जो रेजोनेंसेस हैं, जो एको है उस ड्रम के साउंड की, उसे अपनी बॉडी में फ्लो करते हुए महसूस कर सकती हैं। जब वो एक वुडन स्टेज पर होती हैं तो वो अपने जूते उतार देती हैं सो दैट जो वाइब्रेशंस हैं साउंड के वो उनके पैरों तक पास ऑन हो और वो अच्छे से गाना बजा सकें। पहला क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेटेड है, हाउ डज एवलिन हेयर द साउंड ऑफ जाइलोफोन। एवलिन जो जाइलोफोन है उसकी आवाज़ कैसे सुनती है? कानों से, फिंगर टिप्स से, हेडफोन से या टीवी से? तो अभी हमने पढ़ा कि वो फिंगर टिप से इसकी आवाज़ सुनती हैं जाइलोफोन से। स्टिक से फिंगर टिप्स तक वो आवाज़ ट्रैवल होते हुए महसूस कर सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज शी रिमूव हर शूज ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पे, एक वुडन स्टेज पे अपने जूते क्यों उतार देती है परफॉर्मेंस के वक्त? स्टेज को रिस्पेक्ट देने के लिए, कंफर्टेबल फील करने के लिए, वाइब्रेशंस म्यूजिक की महसूस करने के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए? तो यहाँ पे आंसर होगा सी, वो वाइब्रेशंस म्यूजिक की अपने पैरों तक चाहती हैं कि ट्रैवल हो और इसीलिए वो अपने जूते उतार देती हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल भी घबराना मत जब यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हो, बिकॉज द मोमेंट आप पैनिक करोगे ना, आपको आता हुआ आंसर भी आप गलत करके आ सकते हो। तो इसलिए पैनिक नहीं करना है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि आपको आंसर सारे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स टेक ऑफ। कौन सा वर्ड है पैसेज में जिसका मतलब है कोई चीज को उतार देना या हटा देना? पोर, टिंगल, फ्लो या रिमूव? वेरी वेरी इजी, इसका आंसर है रिमूव। किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को रिमूव कर देना। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव। क्वेश्चन 17 है, एक और पैसेज। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो एक एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने पुंगी बजाने से बैन कर दिया था अपने शाही दरबार में, बिकॉज उन्हें लगता था कि उसकी आवाज़ बहुत ही गंदी है और वो लोगों को पसंद नहीं आती है।
बहुत कम लोग थे जिन्हें लगता था कि पुंगी का वापस से पुनर्जीवित होगी पुंगी, यानी कि वापस बजाई जाएगी। लेकिन एक बार्बर था एक फैमिली में जिसमें सारे लोग म्यूजिशियंस थे, संगीतकार थे, और उनकी पहुंच जो थी वो शाही दरबार तक थी। और उन्होंने डिसाइड किया, उस नाई ने डिसाइड किया कि वो जो पुंगी है उसकी जो टोनल क्वालिटी है, यानी कि जो उसकी ध्वनि है, जो उसकी आवाज़ है, वो उसको और ज़्यादा सुधारेगा, बेटर करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. तो उस नाई ने एक पाइप चूज किया जो कि लंबा था और चौड़ा था पुंगी से, और उसमें उसने 7 छिद्र बनाए उसकी बॉडी पर। और जब वो उसे प्ले करते थे तो वो कुछ छेद जो थे उन्हें क्लोज करते थे, कुछ को खोलते थे, और बहुत ही ज़्यादा मधुर जो आवाज़ थी उसमें से निकलती थी। उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट जो है, जो ये वाद्य यंत्र है, ये जो शाही लोग हैं उनके सामने बजाया और वो सारे के सारे प्रभावित हो गए। The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name, as the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai barber. The instrument was named the shehnai. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिफरेंट था पुंगी से, तो इसलिए इसको एक नया नाम देना था। और क्योंकि ये पहली बार शाह के जो कक्ष है उसमें बजाया गया था और एक नाई ने ये बजाया था, तो इसलिए इसका नाम शहनाई हो गया। सो क्रिएटिव। अब हम यहाँ पे असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। आपको या तो ये बताना है कि जो ऊपर ए स्टेटमेंट है वो सही है और आर स्टेटमेंट जो है वो भी सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या ए और आर दोनों सही हैं बट आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, या थर्ड ए ट्रू है आर फॉल्स है, या फोर्थ ए फॉल्स है आर ट्रू है, या फिफ्थ दोनों फॉल्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है, असर्शन है पुंगी वॉज बैंड, कि पुंगी को बैन कर दिया गया था बजाने से। रीजन है पुंगी हैड अ मेलोडियस साउंड, कि पुंगी की एक बहुत ही मधुर ध्वनि थी। तो अब हमें पता है कि पुंगी को बैन तो किया गया था लेकिन पुंगी की मधुर ध्वनि नहीं थी, तो इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड, यानी कि ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, कि एक स्टेटमेंट सही है यानी कि असर्शन वाली, लेकिन रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकेंड क्वेश्चन, असर्शन है द रिवाइव्ड पुंगी वॉज गिवन अ न्यू नेम, कि जो ये नई पुंगी थी इसको एक नया नाम दिया गया था। रीजन है द न्यू नेम केम फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एम्परर एंड द बार्बर, और रीजन है कि जो नया नाम था ये एम्परर यानी कि जो राजा था और जो नाई था उसके नामों का मिश्रण है एक तरीके से। तो हमें पता है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही है, और जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है रीजन की, ये सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो इसीलिए जो आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि रीजन जो है वो सही है ए के लिए। तो जो MCQs हैं ये यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप इन MCQs ने थोड़ी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर की हो दोनों चैप्टर्स को लेकर। इन MCQs को अच्छे से प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा और भी MCQs प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज आपका पूरा जो पेपर है वो MCQs बेस्ड आएगा, फॉर्मेट जो है वो MCQ है। सो इसलिए जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगी और मैं एक नए चैप्टर के साथ होंगी यहाँ पर। सो इसीलिए स्टे ट्यून्ड और मेरी वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।